देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, मैंने लिखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? Kolbe's electrolysis is a useful method of making alkanes from the electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid. In addition, also released during electrolysis. Molecule of sodium acetate is present in aqueous solution is completely electrolyzed. Find the total volume of all the gases evolved. तो पहली चीज तो क्या है, इसमें एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें ही सोचना है ये बात भी कि एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद बताना है मुझे कि टोटल गैस का वॉल्यूम कितना इवॉल्व होगा। यार ये लड़का सर्वेश आ गया AP2 का, रुको इसको बोलता हूँ कुछ। तो इसमें क्या करना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो भी दिया है उसके बारे में बात। सर्वेश ये तुम्हारा क्लास नहीं चल रहा? ये 12th क्लास का क्लास है, गलत क्लास में आ गया तू। तो इसमें देखो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि अगर एक्वस सोल्यूशन है सोडियम एसीटेट का या फिर किसका दे रखा है, पोटेशियम एसीटेट, सॉरी सोडियम एसीटेट दे रखा है, तो क्या होगा और क्या रिएक्शन होगी, टोटल मोल्स कितने रिलीज होंगे एसटीपी पर। करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वैसे तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमारे सिलेबस में भी है एल्केन के अंदर। हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, हमारे पास क्या है CH3COO माइनस Na प्लस का एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो कैटायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड और एनायन मूव टुवर्ड्स कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड ठीक है। अब कैटायन कौन है, सोडियम प्लस। तो बताओ सोडियम रिडक्शन होगा कैथोड पर या फिर वाटर का रिडक्शन होगा? वाटर का। वाटर का रिडक्शन होगा। सोडियम का तो नहीं हो सकता क्योंकि एस ब्लॉक वालों का वाटर से पहले रिडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बोलते हैं वाटर का रिडक्शन होगा। तो एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी,
कैथोड पर वाटर की रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख लो जो तुमने पढ़ी है, मतलब 2H2O plus 2 electron gives H2 gas plus 2OH minus aqueous। चलिए अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमने बोला है कि अगर एनोड पर प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने सबसे पहले लिखा था एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है। सेकंड हमारा एनायन जो है, एनायन कौन है मेरा, एनायन है मेरा CH3COO माइनस। उसका रिएक्शन हमें दे रखा है कि वो 2 मोल एनायन लोगे तो एक तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस, और एक एल्केन देगा। तो यहाँ पे एल्केन देगा CH3CH3, क्योंकि 2 है ना, तो CH3CH3 एल्केन देगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो एक तो ये गैस देगा, एक ये गैस देगा। इसका तो 1 मोल हो गया CH3CH3 का, इसके 2 मोल हो गए, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा। तो इसके 2 मोल थे, इसके 2 मोल से ये 1 मोल बना, और ये कितना बना, ये 2 मोल। अब वाटर कितना रिड्यूस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एनोड पर कितना एसिडेट आयन से चार्ज निकला है। एनोड पर एसिडेट आयन से कितना मोल चार्ज निकला है बताओ। 2 फेराडे। तो 2 फेराडे वाले चार्ज को लेकर ही वाटर रिड्यूस होगा, क्योंकि जितना चार्ज एनोड पर उतना ही कैथोड पर होता है। तो 2 फेराडे के कॉरेस्पॉन्डिंग H2 के कितने मोल जाएंगे, बोलो बोलो। 1 मोल। तो अब बात करते हैं टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितना हुआ, 1 मोल प्लस 1 मोल प्लस 2 मोल, मतलब 4 मोल टोटल मोल्स हो गए गैसेस के। तो वॉल्यूम कितना होगा एसटी पेपर, 22.4 इंटू 4, मतलब 89.6 लीटर। तो अगर इसमें हमें रिएक्शन लिखना आता होता तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, बट अगर रिएक्शन लिखना आएगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं सर। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा बट थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलता हूं क्या, if current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between nickel electrodes in 0.5 लीटर है, 0.5 लीटर 2m aqueous solution of nickel nitrate, what will be the molarity of solution at the end of इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने क्या बोला है, निकल का मेरा इलेक्ट्रोड है, और निकल के इलेक्ट्रोड होने के साथ साथ वो निकल नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप है। उसका कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, एम्पियर करंट, टाइम सब कुछ दे रखा है। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी इलेक्ट्रोलिसिस के लास्ट में, ये बताना है, बताओ।
बोलो भाई, क्या होगा? बताओ यार। आ, देखो इधर, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि अगर मैं एट रिएक्शन देखूं एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाते हैं, कैटायन, ठीक है। कैथोड पर कैटायन क्या होते हैं, बोलो, रिड्यूस होंगे। तो सॉल्यूशन से निकल 2+ निकल निकल कर कहाँ चला जाएगा, निकल सॉलिड बन जाएगा, मतलब वो रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। सॉल्यूशन से निकल निकल कर वो जाएगा और रॉड पर जाकर डिपॉजिट होगा। और अगर मैं एट एनोड देखूं तो एनोड पर क्या होगा बताओ, एनोड पे क्या होगा, Na से Na2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जो मेरी रॉड है उससे Na2+ सॉल्यूशन में जाएंगे बार बार, ठीक है, मतलब रॉड मेरा श्रिंक होगा। तो जितना Ni यहां से जितना Na2+ किस में गया, सॉल्यूशन से निकलकर रॉड पे चिपका डिपॉजिट हुआ, उतना ही निकल 2+ रॉड से निकलकर, एनोड वाली रॉड से निकलकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है बताओ, एनोड से निकल के कैथोड पर जा रहा है निकल। मतलब Na2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जो मोलैरिटी होगी वो क्या रहेगी अभी एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेम रहेगी 2m, क्योंकि नाइट्रेट आयन का तो कुछ हुआ नहीं, वो तो एज इट इज सॉल्यूशन में पड़ा है ही। और निकल 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, जितना कम हो रहा है उतना ही वापस प्रोड्यूस भी हो रहा है, जितना डिपॉजिट हो रहा है उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो निकल 2+ आयन भी उतना है, नाइट्रेट आयन भी उतना है, तो इसकी मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 2m ही रहेगा। समझ आती है बात, बोलो यार। हाँ सर। सर निकल को एनोड के रिएक्शन में क्यों लिया? तो निकल को क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखो ना, याद करो, मैंने 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, बोला था कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो सबसे पहले लिखवाया था एक्टिव इलेक्ट्रोड, बोला था एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्रायोरिटी में नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, तो निकल का इलेक्ट्रोड है हमारे पास। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ यार, खुद से ट्राई करो यार, तुम खुद बिल्कुल नहीं कर रहे खुद से, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ 0.1 m copper sulfate solution is electrolyzed with a current of 0.965 ampere for a period of 200 सेकेंड। ऐसा हमें बोला है कि 50 ml का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का 0.1 m, उसमें इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया। अब हमको क्या बोला है, assuming no change in volume during electrolysis,
है ना, वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कैलकुलेट द concentration of copper 2 plus comma H plus and SO4 2 minus at the end of इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ भाई क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो लास्ट में इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये मुझे पता लगाना है। देखो इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 50 ml सॉल्यूशन, ये सब दे रखा है, कॉपर सल्फेट, करंट वगैरह सब ये सब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा करंट को, कभी भी क्वेश्चन में करंट अगर एम्पियर और टाइम के फॉर्म में दे रखा हो उसको चार्ज के फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर फेराडेज की फॉर्म में निकाल लो, तो कितने फेराडे होंगे, तो नंबर ऑफ फेराडेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फेराडे निकालते हैं। देखो चार्ज तो होता है I इंटू टी, अगर उसमें 96500 का और डिवाइड कर देंगे तो फेराडे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो I है 0.965, टाइम है 200 सेकेंड और नीचे 96500। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻³ फेराडे, मतलब 2 मिली फेराडे। करंट कितना है, 2 मिली फेराडे, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा टारगेट हमेशा कैथोड ही रहता है, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैटायन कौन है, कॉपर 2 प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब कैटायन है कितना, कॉपर 2 प्लस आयन का मोल कोई बता सकता है कितना मोल है? 5 into 10⁻³ 5 मिली मोल,
करंट कितना है 2 मिली फैराडे। तो क्या मेरा पूरा का पूरा ये रिड्यूस हो जाएगा कॉपर या कुछ बचेगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक कॉपर 2+ को रिड्यूस करते हैं, तो 2 मिली फैराडे कितनी मिली फैराडे कॉपर को रिड्यूस करेंगे? 1 मिली फैराडे। 1 मिली फैराडे को। तो देखो चार्ज तो मेरा खत्म हो गया 0, और यहां से देखो ये कितना बचा, ये 4 मिली मोल बच गया। 1 मिली फैराडे कम हुआ है बस, ठीक है। तो ये कितना बच गया 4 मिली मोल, और ये कितना बना, ये बना 1 मिली मोल। अब कॉपर 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके मोल 4 मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 50 मिली लीटर। तो मिली से मिली कैंसिल हो गया, यहां से आएगा 0.08 m। कॉपर 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैथोड का, तो हो गया। अच्छा अभी तो चार्ज बच गया ना, चार्ज खत्म हुआ या बच गया? सॉरी, चार्ज तो खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं एनोड पर। कैथोड पर तो चार्ज खत्म हो गया था, अब हम एनोड पर आ जाते हैं। एट एनोड, तो एनोड पर कौन होगा ऑक्सीडाइज? देखो इलेक्ट्रोड के बारे में बात नहीं करी, मतलब इनर्ट मान लेते हैं। अब एनोड पर एनाइन जाता है, एक सल्फेट है एक वाटर है, तो किसको ऑक्सीडाइज कराएंगे? वाटर को, क्योंकि सल्फेट तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। देता है O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कितना है 2 मिली फैराडे, और हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा गया है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन 4 H+ देते हैं, तो 2 मिली फैराडे कितने H+ आयन देंगे? 2 मिली मोल। मिली में है तो वो मिली में ही देगा ना, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, उसका मोल मिली में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 50 मिली लीटर। मिली से मिली कैंसिल, तो यहां से आ गया 0.04 m। सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो भी तो पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कितना होगा? वो एज इट इज रहेगा 0.1 m, है ना, एज इट इज। क्यों? क्योंकि उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। समझ आया? हाँ सर। चलिए अब हमने देखो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लिया जितना पढ़ना था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है? लास्ट हमारे पास बचता है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसके बारे में पढ़ना अभी बाकी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मेटलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि एक तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब एक तो मेरा मेटलिक मेरा, ठीक है, थोड़ा सा पास लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। एक तो मेरा मेटलिक कंडक्शन है, एक मेरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेटलिक कंडक्शन मतलब मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब एक्वस सॉल्यूशन या फिर किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मेजर डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मेटलिक कंडक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटलिक कंडक्शन होता क्यों है? इट इज ड्यू टू
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो क्या ये डेफिनेशन इतना सही है? इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल। क्या मेरा मेटल का पीस ऐसे ही पड़ा होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी हमेशा? नहीं। तो हम आगे लिखेंगे अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको किसी ना किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ऐसा थोड़ी मेटल का मेरा कोई पीस है कहीं भी रखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, उसमें से करंट के झटके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा तभी उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट आएगा। अच्छा और एक पॉइंट और मैं इसमें लिखता हूं, इसी पॉइंट के अंदर मैं लिखता हूं नो चेंज इन composition of metallic wire after conduction। ऐसा कभी थोड़ी होता है किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो टाइम के साथ साथ वायर श्रिंक हो जाएगा, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। नहीं होता ना। वायर क्या हो गया यार, वायर की जो कंपोजिशन होगी उस लाइट, अब दोनों स्टेट में हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous phase अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हमारे आयंस होंगे उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है जैसे मान लो अभी मेरे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो कर रहा हूं तो टाइम के साथ Na+ और Cl- का कंसंट्रेशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बताओ, बोलो भाई। वापस से बताइए ना सर। मैं बोल रहा हूँ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, रॉड डाला, कैथोड एनोड, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो टाइम के साथ Na+ और Cl चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा चेंज हो, क्योंकि हमने देखो कुछ कंडीशंस ऐसी भी देखी जिसमें चेंज नहीं हो रहा था, जैसे अभी बीच में एक एग्जांपल लिया था निकल नाइट्रेट वाला, उसमें नहीं हो रहा था, बट कुछ कुछ में चेंज हो रहा था, कभी वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था कभी एनोड पे। तो हम बोलते हैं क्या, द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में change during conduction। ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटेलिक कंडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम। एक तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मेरे मेटल एटम में, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा।
ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करेगा किस पर, इसके अलावा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, इसके अलावा डिपेंड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी, है ना, एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, मेजरली इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखें तो किस किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग स्लैश वीक। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा, अगर वीक होगा तो वो कम आयंस देगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा आयन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी। दूसरा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पर, आयन का साइज कैसा है, साइज ऑफ आयंस, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी, इसके अलावा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो जनरली तुम जानते ही होंगे, क्या है एक पॉइंट और, टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे वेरी करेगा, मेटलिक कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है या कम होती है, बताओ। इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटलिक कंडक्शन का क्या होगा, घटती है। मेटलिक कंडक्शन घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। और इसमें उल्टा होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा वो मेरा बढ़ेगा। मेटलिक कंडक्शन में हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के वो पाथ में आते हैं और एज ए रेजिस्टेंस काम करते हैं, इसलिए कंडक्शन कम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, आयन का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्शन भी बढ़ेगा। चलिए, ये तो जनरल बातें थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या, सम जनरल टर्म्स। सम को गलत लिख दिया, सन हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं सम जनरल टर्म्स, है ना। पहला क्या है मेरे पास, फर्स्ट है रेजिस्टेंस, ये फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ना सब, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। हाँ। एक तो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से, और कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। कंडक्टेंस को सिग्मा से, है ना। पर यहाँ पर अपने केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है हर चीजें उल्टी सीधी होती है, केमिस्ट्री में जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यार मैंने उल्टा लिख दिया है ना हमको, चलो कोई नहीं, वैसे भी एक में ही आ जाने वाला है सब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा पढ़ा होगा आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, जैसे मान लो, ऐसी बात नहीं, मैं पहले मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम क्या बनाया मैंने, मान लीजिए ऐसा मेरा सेल है ना, सेल के अंदर हम लोग बोलते हैं, सेल के अंदर कुछ एक्वा सॉल्यूशन फिल है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें इस बार जो मेरी रॉड है ना वो प्लेट्स की फॉर्म में है, मतलब वो वायर भी हो सकती है, कैथोड एनोड, रॉड भी हो सकती है, प्लेट्स भी हो सकती है, इस बार वो प्लेट्स की फॉर्म में, कैसा, कुछ ऐसा है। ये प्लेट्स है और
ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। मान लो इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस प्लेट का भी एरिया ए है, ठीक है। ये दोनों प्लेट है ना पैरेलल है ना, दिख रहा है ऐसा पैरेलल है दोनों प्लेट, और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स का डिस्टेंस बीच में एल है। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स का बीच में डिस्टेंस एल है, दो प्लेट से जो पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्स में बड़ा होगा, एल बाय है। एल बाय ए के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एल बाय ए के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टिविटी। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सॉरी रो से डिनोट करते हैं इनटू एल बाय ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास जो ये आर आया है ये क्या है? ये तो है रेजिस्टेंस, और जो ये रो है ये क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसे लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? ओम। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। मीटर। ओम इंटू मीटर, ठीक है, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर, जो भी एल और ए का यूनिट है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक रिलेशन तो हमारा ये आ गया जिसे हमें याद रखना है, आर और रो में रिलेशन है ना, कि भाई आर इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इनका रेसिप्रोकल करें, पूरा फार्मूले का रेसिप्रोकल कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो ए बाय एल, ठीक है, ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो शिफ्ट करने पर ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल बाय ए, ऐसा हो जाएगा, बोलो। हाँ। चलिए, तो ये जो 1 अपॉन रो है जो रजिस्टिविटी से बना है, और 1 अपॉन आर जो रेजिस्टेंस से बना है, तो जो मेरा रजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस थोड़ी होता है, कंडक्टिविटी होता है ना। या फिजिक्स में रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस पढ़ा है, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होती है उसका एक और नाम होता है क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऐसे ही सेम रेजिस्टिविटी में भी इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं, अच्छा कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? कंडक्टिविटी को एक सिंबल होता है जो के जैसा ही दिखता है, क्या बोलते हैं सिंबल को? कापा। कापा, ठीक है, के ए डबल पी ए। चलिए, तो एक तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो इस फॉर्मूले को और अगर मैं लिखना चाहूं तो और क्या होगा? रेजिस्टिविटी को मैंने कंडक्टिविटी बना दिया रेसिप्रोकल करके, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? कापा इज इक्वल टू जी एल बाय ए। तो इस फॉर्मूले को हमने याद रखना है ना। चलिए, अब यूनिट की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो, कापा का यूनिट क्या होगा इसकी बात करता हूं, फिर इसके बाद जी का यूनिट क्या होगा इसकी बात करता हूं। कंडक्टेंस तो क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स बोल सकता हूं, और क्या बोलते हैं इसको?
बोलो बोलो क्या क्या पढ़ा है तुमने। और ऐसा भी लिख सकते हैं, बोलो। और क्या हाँ लिख सर। सकते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, बताओ यार। MHO भी लिख सकते हैं, महो बोलते हैं जिसको MHO, क्योंकि ओम को उल्टा लिखेंगे तो MHO हो जाएगा। बोलो यार। हाँ सर। क्या MHO यूनिट पढ़ा है या नहीं पढ़ा इसका। एमएचओ नहीं पढ़ा सर। ओम इनवर्स, और इसको ओम इनवर्स और MHO भी बोल देते हैं, ओम का उल्टा। और एक होता है सीमन, सीमन यूनिट पढ़ा है इसका, नहीं। नहीं पढ़ा। तो देखो इसको 4 यूनिट बोल सकते हैं, चारों यूनिट याद रखना, एस से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो सकता है, ओम इनवर्स, और फिर ओम इनवर्स सिंबल में, या फिर MHO या फिर सीमन। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में भी तो हो सकता है, वो ओम इंटू सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को एस लिखते हैं तो एस मीटर इनवर्स, एस मतलब सीमन, या फिर एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट्स है। देखो यूनिट्स याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस भी लिख के दे देगा, बट यूनिट हमेशा सही लिखेगा सभी की। तो यूनिट याद रखें कि भाई मेरी यूनिट क्या है, यूनिट अगर मुझे पता होगी सबकी तो हम इजीली कर पाएंगे। यूनिट याद रखना बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता ही है, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट याद रख लो। रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें पता ही है, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी मतलब कापा, उसका यूनिट याद रख लो। इतनी बात सर समझ आती डाउट। है। हाँ सर सीमेंस सर डायरेक्टली हम ओम से रिलेट कर सकते हैं ना सर, ऐसे उसका ऐसे नहीं है ना सर, जैसे एक बार को टॉर में इतना टॉर होता है वैसा कुछ नहीं नहीं है नहीं ना नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ओके एक सर। ही चीज को अलग अलग तरह से लिखने का तरीका है, 1 ओम इनवर्स इक्वल टू 1 सीमन ना, ऐसा। ओके सर। देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास क्या क्या है। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तो L था और एक A था। L क्या था, L था सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, है ना। और इलेक्ट्रोड भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। ए क्या था, ए क्या था, ए देखो ध्यान से सुनना, ए का मतलब है क्या, ए है कॉमन एरिया, कॉमन एरिया डिप्ड इनटू सॉल्यूशन बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रोड की एक प्लेट है, उस पूरी प्लेट का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पूरी प्लेट का एरिया अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट वो आधी ही डिप है सॉल्यूशन में, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे, 2.5। ए का वैल्यू लेंगे 2.5। जितना सॉल्यूशन में डिप है उतना ही ए का वैल्यू कंसीडर करेंगे। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक टर्म और होती है, डाल के देता हूँ, एक टर्म और होती है मेरे पास, क्या, सेल कांस्टेंट। एक टर्म और होती है मेरे पास सेल कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं जे स्टार से। जी स्टार, जी स्टार क्या होता है, जी स्टार को हम लोग लिखते हैं L/A। ये क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। L/A मेरा सेल कांस्टेंट है। और अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आएगा, बोलो। मीटर इनवर्स। यूनिट आएगा इसका सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो वहां से इतने सारे फॉर्मूले लिखे ना, वहां से मैं जी स्टार के कुछ वैल्यूज डिराइव कर रहा हूँ।
जी स्टार का जो सबसे पॉपुलर वैल्यू है, एल बाई ए को अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ऊपर से देख के, अगर तुम देखो ध्यान से तो देखो एल बाई ए को कापा अपॉन जी भी लिख सकते हैं ना, तो हम चाहें तो एल बाई ए को एक फॉर्मूला लिखते हैं आर के, आर रेजिस्टेंस है, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी। बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं एल बाई ए के, यहाँ से एल बाई ए का वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, ये कापा अपॉन जी, यहाँ से एल बाई ए का वैल्यू अलग निकाल सकते हैं आर अपॉन रो, तो बहुत सारे एल बाई ए के अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है एल बाई ए का वो यही है आर के, आर के इज इक्वल टू जे स्टार। ठीक है, बाकी जो बेसिक फंडा है, बेसिक फार्मूला है वो क्या है, बेसिक फार्मूला मेरा है एल बाई ए, सेल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं मैं, है ना, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं। क्या पॉइंट है, पॉइंट में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कापा इज द कंडक्टेंस मतलब जी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन placed between parallel electrodes of unit distance apart। ये मेरा कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो मेरा प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम आए, प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम आए, प्लेट जितना डिप है उसके बीच में जो वॉल्यूम आए वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब टाइप होना चाहिए, और उन दोनों की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कापा इक्वल टू क्या होता है, जी एल बाई ए। अगर मान लो मैं एल बाई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कापा इज इक्वल टू क्या होगा, जी एल स्क्वायर, और ए इंटू एल को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटू एल को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए और एल 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मेरा कापा किसके इक्वल आ जाएगा, कंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगा। ये कंडक्टिविटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसको याद रखें कि यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए और उनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं किसकी, कापा की। चलिए, ये पहला डेफिनेशन था मेरा कापा का। आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। क्या सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, हम बोलते हैं कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस आर एडिटिव properties, are additive properties for a solution having many electrolytes। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी डाल दिया, KCl भी डाल दिया, KOH भी डाल दिया, NaOH भी डाल दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट भी डाल दिया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी डाल दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, तो ऐड कर कर, तो देखो उसका तरीका क्या है। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर वाटर की कंडक्टेंस गिवन होती है और कभी कभी होता है नहीं गिवन होती है, अगर नहीं गिवन तो इग्नोर करो। मतलब कि अगर मुझे जी निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है टोटल, तो सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है सभी की कंडक्टेंस ऐड कर दो,
और अगर वाटर की भी कंडक्टेंस दे रखी है तो सबसे लास्ट में वाटर की कंडक्टेंस भी ऐड कर दो। ठीक है, अब जी क्या होता है? जी होता है मेरा L/A 1/R टोटल। देखो ध्यान से देखना। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ही सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट डालकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना रखा है, तो सभी के लिए L/A का वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा? G1 G2 Same G3 इन होगा। सब के लिए सेम होगा। सेम। तो इन सब के लिए मैं लिखता हूं L/A 1/R1 फिर प्लस L/A 1/R2। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। प्लस में L/A 1/RW मतलब वाटर। तो यहां से देखो, यहां से 1/R टोटल कितना आया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे चलता जाएगा। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज देखो, ये तो मैंने कंडक्टेंस से निकाला और हमको बोला कि कंडक्टिविटी भी एडिटिव है, उसको भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या आएगी? कापा टोटल कितना आएगा? सभी का कप्पा ऐड कर दो, K1 K2 K3, और अगर वाटर का भी कप्पा दे रखा है तो वाटर का भी ऐड कर दो K वाटर। अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहां से कंक्लूड किए वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, K water is very small। K water या G water दोनों की बात कर रहे हैं। and may be ignored if not given, है ना? if it is not given। अगर देखो कापा वाटर या जी वाटर दे रखा है तो उसको ऐड कर दो, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में नहीं दे रखा तो छोड़ो। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ऐसे लिखा 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग कैसा मान सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो हम बोलते हैं इन अ सॉल्यूशन various electrolytes are considered to be connected in parallel, क्योंकि उनका जो हम लोग निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस वो पैरेलल वाले मेथड से ही निकल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को याद रखिए। किसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड नहीं करते, 1/R की फॉर्म में ऐड करते हैं। कापा को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। चलिए, नोट का 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, नोट का थर्ड पॉइंट क्या है? अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक सॉल्यूशन का कापा दे रखा है K1 और वॉल्यूम दे रखा है V1, है ना, और एक और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका कापा दे रखा है K2, वॉल्यूम दे रखा है V2, है ना। ऑन मिक्सिंग इनको हमने मिला दिया तो सॉल्यूशन का जो नेट सॉल्यूशन बनेगा उसका कापा क्या होगा? तो हमारा मोलैरिटी वाला फार्मूला क्या होता है? एक का M1 और V1 होता है, एक की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2 होता है। तो M जो फाइनल बनता है वो क्या होता है? तो सेम वैसा ही इसमें करना है क्या? कापा V1 K1 V1 प्लस K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, अगर बहुत सारा है तो बहुत सारों को भी इसी फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो एक इस फॉर्मूले को याद रखें। ये तो नोट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने पढ़ लिए। क्या क्या था? पहला पॉइंट था कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, डिस्टेंस यूनिट होना चाहिए, मतलब यूनिट है वो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी चलेगा। दूसरा, जी कापा को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस को ऐड करना है तो पैरेलल फॉर्म में मान के ऐड करना पड़ेगा, क्यों? उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। तीसरा, दो सॉल्यूशन का केवी दे रखा हो तो मिक्सिंग करने पर कैसे मिलेगा उसके बारे में बात कर ली। तो हम देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे। पहली टर्म पढ़ी रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, दूसरी टर्म पढ़ी हमने सेल कांस्टेंट, अब थर्ड टर्म पढ़ रहे हैं ना। नाउ थर्ड टर्म इज, अरे यार, थर्ड टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड टर्म है मेरा
वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कहीं कहीं पे तुम्हें मोलर कंडक्टेंस भी देखने को मिल सकता है। अब वो होगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी होगा या कंडक्टेंस होगा, वो जनरली हम लोग है ना यूनिट से ही आइडेंटिफाई करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसा होता है, ये कैप्सा होता है एक, उसके नीचे मोलर है तो एम लिखा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये कैप का साइन क्या है, एक्चुअल में इसको लैम्बडा पढ़ते हैं, लैम्बडा, क्या पढ़ते हैं इसको, लैम्बडा। तो अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ये लैम्बडा कैसे हो गया, लैम्बडा कैसे लिखेंगे, ऐसे लैम्बडा, ये लैम्बडा कैसे हो गया, लैम्बडा तो हमने ये वाला लैम्बडा पढ़ा है, ये भी लैम्बडा ही है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, जैसे एबीसीडी में होता है ना छोटा बड़ा, तो ये बड़ा है, ये उसका छोटा भाई है ना, तो ये छोटा लैम्बडा वो बड़ा लैम्बडा, स्टैंडर्ड सिंबल है, यही बोलते हैं इसको, है ना। तो दोनों ही लैम्बडा है, ये भी लैम्बडा है वो भी लैम्बडा है, ये छोटा वाला लैम्बडा और बड़ा वाला लैम्बडा, तो इसको भी लैम्बडा एम, मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है लैम्बडा एम, ऐसा ही पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। सर ये छोटा लैम्बडा अब में डिनोट करते हैं क्या सर, कोई क्वेश्चंस में करेंगे क्या 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 सर? क्या सर ये मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने बोलेंगे तो ये छोटा लैम्बडा में भी देंगे क्या सर, क्वेश्चन में दिया तो? देखो, अगर मोलर कंडक्टिविटी है या नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका सिंपल एक ही फंडा है, यूनिट, यूनिट से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, और कोई फंडा नहीं है वो, और जनरली वो बड़ा वाला लैम्बडा ही लिख के देगा, है ना, लैम्बडा एम ऐसा। बाकी सबसे सही फंडा क्या है, इसको यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे, समझ गए, तो यूनिट सबकी पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि होता क्या है, एक्चुअल में है क्या मोलर कंडक्टिविटी। तो हम बोलते हैं इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, or the volume of solution which contains 1 mole of solute, which contains 1 mole of solute and placed between two parallel electrodes, of unit distance apart and large enough to accommodate the entire volume। तो इसमें देखो है क्या फंडा, जैसे एक था कंडक्टिविटी मतलब कापा, और ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो कापा और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, कंडक्टिविटी में क्या था, L1 होना चाहिए था यूनिट और वॉल्यूम यूनिट होना चाहिए था। इसमें क्या है, ये होता है मेरा कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट हो वो 1 मोल होना चाहिए, तभी तो इसका नाम मोलर दिया है, मतलब जो सोल्यूट हो वो 1 मोल होना चाहिए और डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, वॉल्यूम जितना हो उतना चलेगा, बट क्या है कि मोल 1 होना चाहिए सॉल्यूट का और यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कापा अपॉन मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक और फॉर्मूला होता है कापा अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी। अब तुम बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें, तो उसका मैं मतलब बता देता हूं। जब मेरा कापा दे रखा हो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी किसमें आएगा, ये आएगा, इसका यूनिट तुम निकाल लेना, इसका यूनिट आता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट सबका याद रखना है।
जब कापा सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला, तो वहां से मेरा लैम्डा एम का वैल्यू आता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। और जब कापा सीमन मीटर इनवर्स में दे रखा हो तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें मेरा लैम्डा आता है सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इनको याद रखना है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। एक फार्मूला तो ये है और एक फार्मूला ये है। बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ना भाई। बार बार मैं ये बोलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा ही इंपॉर्टेंट। दो फार्मूले, कापा इंटू 1000 बाय एम और दूसरे में कापा अपॉन 1000 बाय एम। चलिए फोर्थ टर्म की बात करते हैं। फोर्थ टर्म एकदम मिलते जुलती सी है इसकी जैसी। जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी था वैसे ही हमारे पास फोर्थ वाली टर्म क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बिल्कुल मिलती जुलती सी टर्म है जिसको हम लोग लैम्डा एम की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे मोलर कंडक्टिविटी में हमने क्या बोला था, मोलर कंडक्टिविटी में हम बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेरा इलेक्ट्रोड से उनके बीच का डिस्टेंस यूनिट होना चाहिए, वॉल्यूम उनके बीच में कितना भी हो हमें मतलब नहीं, बस उसमें सॉल्यूट 1 मोल होना चाहिए। सॉल्यूट का 1 मोल हो तो मोलर कंडक्टिविटी और सॉल्यूम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इट इज द कंडक्टेंस, it is the conductance of the volume of solution which contains 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of solute and placed between two parallel electrodes and placed between two parallel electrodes of unit distance apart, of unit distance apart and large enough to accommodate the entire volume। तो वॉल्यूम जितना है उसको अकोमोडेट कर पाए इतना होना चाहिए, बट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस 1 मीटर का होना चाहिए या फिर यूनिट होना चाहिए और एक इक्विवेलेंट उसमें सॉल्यूट हो। तो फार्मूले भी एकदम वैसे ही है जैसे उसमें थे क्या, कि एक तो फार्मूला आएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000, उसमें नीचे मोलैरिटी था, इसमें क्या आएगा, इसमें नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और अगेन एक और फार्मूला बनेगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा और नीचे 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। 1000 एक में नीचे था एक में ऊपर है ना। अब देखो इन फॉर्मूले में ऊपर नीचे का मतलब क्या है, वापस अगेन वही है जो उसमें था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कि अगर मेरा कापा किसमें हुआ, अगर मेरा कापा सीमन सेंटीमीटर में हुआ तो ऊपर वाला फार्मूला, अगर मेरा कापा सीमन मीटर में हुआ तो नीचे वाला फार्मूला। इसका यूनिट क्या आएगा यहाँ पर, इसका यूनिट आएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें आ रहा था पर मोल, इसमें आएगा पर इक्विवेलेंट। और इस वाले में क्या यूनिट आएगा, सीमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इतनी बात समझ आ रही है, बोलो। हाँ सर। जी जीत भाई कितने अकाउंट से आएगा, चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन। क्या, रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम। क्या रिलेशन होता है, तो कुछ नहीं, जो फॉर्मूले हैं उसमें इनको डिवाइड कर दो, फॉर्मूले हैं उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा,
फॉर्मूले में डायरेक्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। अगर मैं लैम्बडा इक्विवेलेंट को लैम्बडा मोलैरिटी से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर तो आता है मोलैरिटी, कापा और वो 1000 तो कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आता है नॉर्मेलिटी, है ना। और तुमने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, क्या तुमने पढ़ा होगा ऐसा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो यहाँ से मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से देखो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी आएगा मेरा वैलेंसी फैक्टर के इक्वल, सॉरी वैलेंसी फैक्टर 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया लैम्बडा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी सेम हो जाएगी, अगर अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डिसाइड कर लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद हमारा बस कंडक्टेंस, इनका कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन और कुलराउश लॉ, बस इतना ही बचा है, बाकी चैप्टर खत्म सा ही है। बस वो प्राइमरी सेकेंडरी सेल है एक, वो तुम लोग खुद से एनसीईआरटी से पढ़ो एक बार, उसमें थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, बाकी वो तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। वो हम लोग देखेंगे अभी जब पढ़ेंगे तब। क्या है क्वेश्चन, क्या है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है the electric resistance of 0.05 m NaOH solution is 5000 ohm और हमें A का वैल्यू दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L का वैल्यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें सबसे पहला चीज रेजिस्टिविटी, सेकंड कंडक्टिविटी, थर्ड लैम्बडा एम। करो यार जल्दी से करो। हमारा संडे को भी लेक्चर है ना, क्योंकि मंडे वाला लेक्चर मैंने कैंसिल किया था इसलिए। हाँ सर।
ठीक है। हुआ क्या? जी स्टार निकाल रहा है सर। हाँ सर हो गया। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क क्या दिया था? सेक्शन ई। सेक्शन ई दिया था क्या? हाँ सर। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R हमें पता है कितना है, 5000। रो हमें पता नहीं, L है 50 अपॉन ए है 1। तो यहाँ से रो का वैल्यू कितना आ गया, 100 ओम 100 इंटू सेंटीमीटर। ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आएगा क्योंकि वो सेंटीमीटर्स में गिवन है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमारा आ गया। सेकंड हम लोग बात करें कंडक्टिविटी की, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ही होगा ना? हाँ सर। हाँ। तो देखो इसको है ना, एक चीज और लिख सकते हैं, 100 ओम इंटू सेंटीमीटर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 ओम इंटू मीटर। हाँ सर। हाँ। तो ये 1/1 मतलब 1 आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओम 1 सीमन मीटर इनवर्स लिख सकता हूँ। हाँ सर। थर्ड है लैम्बडा एम। अब बताओ लैम्बडा एम का मैं फॉर्मूला मुझे यूज करना है, और अगर कंडक्टिविटी जो कि 1000 into kappa by molarity. अपॉन 50 मतलब 0.02 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आएगा। सर फोर्थ जी सेंटीमीटर। स्टार नहीं, सेंटीमीटर में क्यों आएगा, जब मीटर वाला फॉर्मूला यूज किया तो मीटर वाला ही आएगा ना। लिया मैंने। हाँ कोई नहीं, सेंटीमीटर वाला लेगा तो सेंटीमीटर में आ सकता है। जी स्टार होता है L बाय ए। L 50 है, A1 है, A1 है, L 50 है, तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए? हाँ। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द conductivity contributed by acetic
acid if the conductivity of 0.1 m CH3COOH aqueous solution is 10 raised to the power minus 6 Siemens सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, गिवन क्या है, हमें गिवन है K ऑफ H2 कितना दे रखा है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। करो भाई, बताओ जल्दी से। (1.05 into 10 raised to minus 6 Siemens centimeter inverse). देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ऐसा होगा। टोटल कंडक्टिविटी हमें सॉल्यूशन की दे रखी है 10 रेज टू द पावर माइनस 6, इसकी हमें पता लगानी है। इंडिविजुअल एसिटिक एसिड की कितनी है प्लस वाटर की कितनी दे रखी है, इसको मैं लिख देता हूँ 0.05 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 को माइनस 6 की फॉर्म में लिख दिया। तो कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ गया 0.95 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए? हाँ। बोलो। चलिए अब हमारा एक टॉपिक और है इसके अंदर कंडक्टिविटी वाले में, कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन, है ना। पेज कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन और है हमारे पास। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ kappa एंड लैम्बडा m, मतलब कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ kappa एंड लैम्बडा m विथ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना। पहली चीज तो हमें इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, कंडक्टिविटी का तो डेफिनेशन होता है कि एक ऐसी कंडक्टेंस है जिसमें एल भी 1 है और वॉल्यूम भी 1 है। मतलब जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट होना चाहिए और डिस्टेंस भी 1 होना चाहिए। और लैम्बडा एम में क्या है, वॉल्यूम कितना भी हो बट मोल्स 1 ही रहना चाहिए, मोल्स 1 ही रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं क्या, कंडक्टिविटी kappa always decreases with decrease in concentration, for both
weak and strong electrolyte. हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिविटी के साथ कापा घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी कंसेंट्रेशन, कंडक्टिविटी नहीं कंसेंट्रेशन, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसेंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, डाइल्यूशन की बात नहीं हो रही है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं रीजन तुम्हें बताता हूँ। इसका रीजन क्या है? रीजन हम लोग बोलते हैं क्योंकि देखो कंडक्टिविटी सिर्फ यूनिट वॉल्यूम के लिए ही है ना, एक यूनिट वॉल्यूम फिक्स कर दिया है। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसमें यूनिट वॉल्यूम में कुछ आयंस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई सॉल्यूशन है जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें यूनिट वॉल्यूम्स में कुछ आयन है, क्योंकि कंडक्टिविटी हमेशा यूनिट वॉल्यूम के लिए बात होता है। अब मैंने उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, तो उसमें यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे या ज्यादा होंगे? बताओ। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। जब आयन से कम हो गए तो कंडक्टिविटी तो ऑब्वियसली कम होनी ही है। तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम that carry the current in a solution decreases on dilution. जैसे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ही पर यूनिट वॉल्यूम से आता है। सेकंड पॉइंट, तो कंडक्टिविटी का गेम खत्म, कंसंट्रेशन से रूल समझ आ गया, कंसंट्रेशन कम कंडक्टिविटी कम, कंसंट्रेशन ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा। सेकंड पॉइंट हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration. ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम बोलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी उल्टा है, वो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल आयन तो रहने ही चाहिए, 1 मोल आयन तो फिक्स है, इतना तो रहना ही चाहिए, और वॉल्यूम तुम कितना भी ले लो, डिस्टेंस 1 होना चाहिए, और 1 मोल आयन मतलब 1 मोल सॉल्यूट तो रहना ही चाहिए। अब तुम क्या कर रहे हो, अब मान लो, अब वीक और स्ट्रॉन्ग में कैसे इसमें अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, वीक में अलग एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग में अलग एक्सप्लेनेशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को तुम डाइल्यूट करोगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ता है या घटता है? घटेगा। हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो या फिर ऐसा कुछ पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, मतलब कंसंट्रेशन कम करोगे मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा। तो हमने पढ़ा है ऐसा आयनिक इक्विलिब्रियम में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो अल्फा बढ़ता है ना। तो मैं ऐसा लिख भी देता हूं यहाँ पर, क्या, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो अल्फा मतलब उनका डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे ना। तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी फिर बढ़ेगी तो लैम्बडा एम बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बढ़ता है, क्योंकि हमें तो 1 मोल में बात करनी है, वॉल्यूम तुम उतना ही लो जिसमें 1 मोल आ जाए, तो 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, 1 मोल तो रखना ही रखना है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसमें 1 मोल का हमारा एरिया भी बढ़ता जाएगा, और डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो लैम्बडा एम बढ़ेगा।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस को घूमने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, कि हमें तो 1 मोल आयन ही रखने हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, आयंस का नंबर तो सेम है, हमें तो 1 मोल ही रखना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे, सॉरी कम करते जाएंगे डाइल्यूशन से, हमारा आयंस को घूमने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बाकी रिजल्ट को डायरेक्टली भी हम लोग याद रख सकते हैं कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम करने पर कम होती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा व्हेन concentration approaches जीरो, मतलब जीरो नहीं हुई है, टेंड्स टू जीरो हो गई है, मतलब हमने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया है हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो उस टाइम पर हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा, हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, मोलर conductivity is known as limiting molar conductivity and represented by, और उस टाइम पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट नहीं, बहुत बड़ा इरेजर आ गया, कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो लैम्डा एम के ऊपर नॉट लगा देते हैं, या फिर लैम्डा एम के ऊपर इनफाइनाइट लगा देते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो या वॉल्यूम इनफाइनाइट, दोनों टर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिया है, उस टाइम पर हमारी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको लैम्डा एम या फिर लैम्डा इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब इसमें हमारे पास देखो दो चीजें देखनी है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ, और एक कुलराश लॉ, ये दो ही चीजें बची है, मतलब अप्रॉक्स हमारा एक लेक्चर से भी कम लेक्चर का काम बचा है ना, बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो ही गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। सेक्शन ई हमने दे दिया था होमवर्क में, सेक्शन एफ नहीं दे रहा हूँ, सेक्शन एफ में थोड़ा बहुत अलग कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सेक्शन जी हम लोग दे देते हैं, बट सेक्शन जी तुम लोग कर पाओगे क्या, एक बार देखने दो मुझे। नहीं 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 कर सकते। तो तुम्हारा होमवर्क देखो चेंज है, होमवर्क में तुमने क्या करना है, होमवर्क में तुमने एनसीईआरटी पढ़नी है ना। एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी से एक तो प्राइमरी सेल्स पढ़ने, ये रीड करके आना, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, और एक सेकेंडरी सेल्स पढ़ने है ना। एनसीईआरटी से प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, मतलब प्राइमरी सेल में शायद वो लेक्लांचे सेल वगैरह दिया होगा, जिसको ड्राई सेल वगैरह बोलते हैं, जो हमारे क्लॉक वगैरह में काम आता है ना, घड़ियों में हम लोग डालते हैं। सेकेंडरी सेल में शायद वो दिया होगा लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, उसको पढ़ के आना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा देन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।